नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय कला की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी है पत्थर पर उकेरे गए विश्वास की और इस सवाल की कि आखिर बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तो कैसे बनी और कैसी दिखती थी। ये एक ऐसा कलात्मक सफर है जिसने भारत की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। बुद्ध की पहली प्रतिमा आखिर दिखती कैसी थी? देखिए, इसका जवाब ना कोई एक लाइन का नहीं है। इस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, कोई 2300 साल पहले। हमारा ये सफर 3 बड़े पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले मौर्य काल, फिर आएगा शुंग काल और आखिर में कुषाण काल। हर दौर में कला ने एक नया मोड़ लिया और हर मोड़ हमें हमारे सवाल के जवाब के और करीब ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। भारतीय कला में पत्थर का इतना भव्य, इतना शानदार इस्तेमाल, इसकी शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य से। ये वो दौर था जब सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कला को एक बहुत शक्तिशाली माध्यम बनाया और यहीं से भारत में स्मारकीय पत्थर की कला का सुनहरा दौर शुरू हुआ। मौर्य कला की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी ओपतार पॉलिश। जरा सोचिए, आज से 2000 साल से भी पहले कारीगर पत्थर को कुछ इस तरह चमकाते थे कि वो शीशे जैसा लगे। ये तकनीक इतनी कमाल की थी कि आज भी एक्सपर्ट्स हैरान रह जाते हैं और इसी पॉलिश ने मौर्य कला को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इस दौर की कला ना विशाल और बहुत प्रभावशाली थी, जैसे सारनाथ के सिंह शीर्ष वाले एकाश्मक स्तंभ, मतलब एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए खंभे, या फिर सांची के विशाल स्तूप और दीदारगंज यक्षिणी जैसी मूर्तियां जो बिल्कुल जीती जागती लगती हैं। ये सब मौर्य कारीगरों के हुनर और सम्राट अशोक की सोच को दिखाते हैं। मौर्यों के बाद आया शुंग काल। इस दौर में कला का फोकस बड़े बड़े स्मारकों से हटकर कहानी कहने पर चला गया। पत्थर की नक्काशी ज्यादा बारीक हो गई, ज्यादा कथात्मक। लेकिन यहीं पर हमारी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प, एक रहस्यमयी मोड़ आता है। शुंग कलाकारों ने भरुहुत स्तूप जैसी जगहों पर पत्थर के रेलिंग्स पर जातक कथाएं उकेरी। ये बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां थी, बहुत सारी कहानियां जिनमें वो कभी जानवर तो कभी इंसान के रूप में जन्म लेते थे, और पत्थर पर ये कहानियां बड़े विस्तार से दिखाई गई हैं। अब सबसे हैरान करने वाली बात, बुद्ध के जीवन की इन कहानियों में खुद बुद्ध कहीं नहीं थे। मतलब कलाकारों ने उन्हें इंसानी रूप में दिखाया ही नहीं। शायद उनके मन में इतनी श्रद्धा थी कि उन्हें लगा कि बुद्ध को एक भौतिक रूप देना सही नहीं होगा, तो उनकी मौजूदगी को सिर्फ प्रतीकों से दर्शाया गया, जैसे उनके पद चिन्ह या वो बोधि वृक्ष जिसके नीचे उन्हें ज्ञान मिला, एक खाली सिंहासन या फिर एक छत्र। मतलब बुद्ध वहां थे पर अदृश्य थे। और फिर आया कुषाण काल, 1ली से 3री सदी ईस्वी। ये वो दौर था जब मध्य एशिया से आए नए शासकों के साथ नए विचार और नए सांस्कृतिक प्रभाव भी भारत पहुंचे, और सदियों के इंतजार के बाद कला के इतिहास में वो हुआ जिसका हम जिक्र कर रहे थे। भारतीय कला में मानो एक क्रांति आ गई और हमारे रहस्य से पर्दा उठने वाला था। जी हाँ, इसी दौर में पहली बार बुद्ध को एक इंसानी रूप दिया गया। प्रतीकों का वो लंबा दौर खत्म हुआ और बुद्ध की पहली मूर्तियां बनाई गई। ये भारतीय कला के लिए एक ऐतिहासिक पल था, एक ऐसा पल जिसने भक्ति और आस्था को एक नया चेहरा दे दिया। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। बुद्ध को सिर्फ एक चेहरा नहीं मिला, बल्कि एक ही समय पर 2 अलग-अलग जगहों पर 2 बिल्कुल अलग शैलियां विकसित हुई। एक थी पश्चिमोत्तर भारत में गांधार शैली और दूसरी मध्य भारत में मथुरा शैली। तो चलिए इन 2 अलग-अलग नजरियों को जरा और करीब से देखते हैं। एक ही व्यक्ति, एक ही विचार, लेकिन पत्थर में ढले 2 बिल्कुल अलग-अलग रूप। ये कैसे हुआ, आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं गांधार शैली की। इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर यूनानी और रोमन कला का गहरा असर था। यहाँ बुद्ध की मूर्तियां स्लेटी पत्थर से बनी और वे देखने में यूनानी देवता अपोलो जैसी लगती थीं। एकदम यथार्थवादी, मांसपेशियों वाला शरीर, चेहरे पर हल्की मूछें, घुंघराले बाल और रोमन टोगा जैसे भारी सिलवटों वाले कपड़े। ये एक ऐसे बुद्ध थे जो इंसानी और राजसी दिखते थे। और अब चलते हैं मथुरा। यहाँ की शैली पूरी तरह से स्वदेशी थी। इसकी जड़ें भारत के अपने यक्ष मूर्तियों की परंपरा में थीं। यहाँ चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ और मथुरा के बुद्ध यथार्थवादी नहीं बल्कि आध्यात्मिक थे।
उनके चेहरे पर एक शांति, एक आनंद का भाव होता था। शरीर में एक अलग ही ऊर्जा दिखती थी और सिर मुंडावा होता था। और हाँ, यहाँ की कला ने सिर्फ बौद्ध ही नहीं बल्कि जैन और हिंदू देवी देवताओं को भी पहली बार रूप दिया। तो इस स्लाइड पर दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। सबसे पहले पत्थर का अंतर देखिए। एक तरफ गांधार का ठंडा स्लेटी पत्थर, दूसरी तरफ मथुरा का गर्म लाल बलुआ पत्थर। ये सिर्फ पत्थर का चुनाव नहीं था, ये एक अलग भावना पैदा करने का तरीका था। फिर प्रभाव को देखिए। गांधार विदेशी कला से प्रेरित है, जबकि मथुरा पूरी तरह से भारतीय परंपरा से निकली है। गांधार के बुद्ध एक यथार्थवादी दुनियावी राजा जैसे हैं, तो मथुरा के बुद्ध एक योगी जो अपनी आंतरिक शांति में लीन हैं। यहाँ तक कि कपड़े भी कहानी कहते हैं। गांधार के भारी कपड़े और मथुरा के पतले शरीर से चिपके वस्त्र। तो संक्षेप में कहें तो गांधार शैली बुद्धा का एक यथार्थवादी, एक दुनियावी चित्रण थी। वहीं मथुरा शैली एक आदर्श, एक आध्यात्मिक नजरिया पेश करती थी। एक ने बुद्धा को एक महान इंसान के रूप में देखा, दूसरे ने उन्हें एक दिव्य शक्ति के रूप में। तो देखा आपने, हमने मौर्यों की भव्य कला से लेकर शुंगों के प्रतीकों और फिर कुषाण काल की दो महान शैलियों तक का ये सफर तय किया। ये वाकई पत्थर में उकेरी गई एक असाधारण विरासत है। आइए इस पूरे सफर को एक बार फिर से याद करते हैं। शुरुआत हुई मौर्यों की शीशे जैसी चमक वाली विशाल कला से। फिर आए शुंग, जहां बुद्ध सिर्फ प्रतीकों में मौजूद थे, अदृश्य। इसके बाद कुषाण काल में क्रांति आई और बुद्ध को इंसानी रूप मिला। और अंत में गांधार और मथुरा की दो अलग अलग दृष्टियों ने हमें दिखाया कि एक ही विचार को कितने अलग अलग तरीकों से देखा और दिखाया जा सकता है। अमूर्त प्रतीकों से लेकर इतने अलग अलग मानवीय चित्रण तक, ये आस्था, संस्कृति और पहचान की एक जीती जागती कहानी थी, जिसे पत्थर पर हमेशा के लिए अंकित कर दिया गया। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये भारत की आत्मा की खोज थी। और ये सफर हमें गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। क्या कला इतिहास बनाती है या इतिहास कला को जन्म देता है? गांधार और मथुरा की शैलियाँ शायद इसी सवाल के दो अलग अलग जवाब हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।